हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव का आप लोग का ये सीरीज है, ठीक है। जो साथी चैनल पर नए होंगे आप लोग पीछे सारे क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2021 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, उससे रिलेटेड टारगेट बेस पेपर से आप लोग का ये जो है क्वेश्चन हमने दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सौर जल तापक की बात हो रहा है, यानी कि सूर्य से हम लोग का मतलब है, ठीक है। तो बादलों वाले दिन में हम लोग ये नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि बादलों वाले दिन में सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या फिर कोयला, ठीक है। तो जैव मात्रा, ठीक है, ये लकड़ी जो है जैव मात्रा, गोबर गैस, कोयला ये सब जैव मात्रा है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, जिनकी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, ठीक है। लगभग हम लोग सौर ऊर्जा का ही ये सब निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का भूतापीय ऊर्जा जो होगा इसके जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न ये नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जो पवन जनित्र लगे हुए रहते हैं, जो कि हवा से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो हवा की कितनी स्पीड रहेगी मिनिमम की वो कार्य करेगा, ठीक है, हम लोग को विद्युत मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, जब हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम रहेगा, यानी इससे कम रहेगा तो आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार जो है होनी चाहिए, तब आपका जो है आपका क्या बोलते हैं ये पवन ऊर्जा, ये फैन जो है आप लोगों को चलेगा, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ गया जो अभी पीछे देखे हैं, तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है आप लोगों का बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी हो गया, गोबर गैस, कोयला, ये सब बायोगैस है, इसको याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे विशाल जो हम लोग का स्रोत क्या है? तो सूर्य, ठीक है। सूर्य से हम लोग जितना चाहे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहे हम लोग ऊर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला तो बिल्कुल है, लकड़ी ये आप लोग का जीवाश्म ईंधन का बोल रहा है, ठीक है। तो कोयला जो है जीवाश्म यानी कि जीवों का जो आश्वाश्म होता है, ठीक है, करोड़ों वर्ष जो होगा, जो पृथ्वी के तल में जो सब दब जाते हैं जीवाश्म, तो वो जो है कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा कोयला जो होगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए आज की क्लास में आप लोग का जो है फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। अब फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये फिजिक्स का हो जाएगा कंप्लीट। हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की कैसा गैस है? ये तो जो है आप लोग का बायोगैस इसको बोलते हैं, ठीक है। गोबर गैस जो है ये एक प्रकार का बायोगैस है, याद रखिएगा दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस का उत्पादन, ठीक है, गोबर यहाँ पर देख रहे हैं गोबर गैस जो है बायोगैस है, तो गोबर गैस का उत्पादन कैसे होगा? तो गोबर से होगा, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नवीकरणीय यानी कि जिसको हम लोग बार बार उपयोग में ला, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब उसको हम लोग नवीकरणीय मतलब फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब लगभग उसको एनी टाइम के लिए मतलब फिक्स रख दीजिए। जैसे अनवीकरणीय जो होगा, तो अनवीकरणीय मतलब वो जो है उसका भंडारण मतलब वो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय जो स्रोत होगा वो जो है ख़त्म नहीं होगा। जो इसको ही हम लोग परंपरागत भी बोलते हैं नवीकरणीय को। तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा हम लोग को एनी टाइम हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है, जब तक हम लोग रहेंगे या फिर आप लोग का पृथ्वी रहेगा। सौर ऊर्जा जो है हम लोग को हमेशा मिलता रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा आपके आगे जाकर के खत्म हो सकता है, कोयला की भंडारण खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस आगे चल के जो है एलपीजी आप लोग का खत्म हो सकता है, तो ये वो आप लोग का नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब कौन जो है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है वो हमेशा चलता रहेगा, ये जो है नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा हमेशा हम लोग को मिलेगा, नवीकरणीय स्रोत है।
विद्युत ऊर्जा की बात करें तो भाई इससे मतलब सौर ऊर्जा जब मिलेगा तो हम लोग उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर लेंगे, तो ये भी होगा। ठीक है, तो अनवीकरणीय तो जीवाश्म ईंधन जो है वो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आगे चलकर ये इसका जो है भंडारण सीमित है, ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अनवीकरणीय कौन हो जाएगा, तो जीवाश्मीय ईंधन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर देखते हैं, एक उत्तम ईंधन है मतलब अच्छा प्रकार का ईंधन कौन है। ठीक है, तो कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैव गैस हो गया। ठीक है, तो उत्तम ईंधन हम लोग जैव गैस को मानते हैं, जिससे हम लोग का प्रदूषक की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग जैव गैस को जो है उत्तम ईंधन मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा। बात किया जा रहा है ऑप्शन नंबर 13 की, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा याद रख लीजिएगा आप लोग, यूपी में है। नरौरा कहाँ पर है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है नाभिकीय विद्युत संयंत्र। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, मैंने बहुत पहले जो है हम लोग ऊष्मा जो है हम लोग आदिवासी लोग रहते थे, तो ऊष्मा किससे लगभग प्राप्त करते थे, तो उस वक्त के टाइम में लोग जो है लकड़ियों को ही जला करके ऊष्मा वो लोग प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लकड़ी से वो लोग जो है ऊष्मा प्राप्त करते थे प्राचीन काल में। 15 नंबर की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है, तो जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का क्या है, तो ये जो है आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्म जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये क्या हो गया अनवीकरणीय, मतलब आगे चलकर अब ये नहीं मिलेगा। नवीकरणीय मतलब मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य हो गया, पवन हो गया, ये सब नवीकरणीय में आ जाएगा, और जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम ये सब जो होगा आप लोगों का अनवीकरणीय में आएगा। ऑप्शन नंबर बी वहाँ पर करेक्ट होगा। 16 नंबर की बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर, टिहरी बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो टिहरी बांध याद रखिएगा कि गंगा नदी पर है। याद रखिएगा टिहरी बांध जो है सबसे, ये आप लोग का ऊंची बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध, याद रखिएगा टी से टिहरी, टी सबसे ऊंचा ये रहेगा, टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर है। 18 नंबर की बात करते हैं, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो जैव गैस में मीथेन कितना पाया जाता है, तो 75% याद रखिएगा, जैव गैस में जो है मीथेन 75% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, पवनों का देश कहा जाता है, तो याद रखिएगा पवनों का देश जो है डेनमार्क। याद करने के लिए ट्रिक यहाँ पर डेन से याद रखिएगा डैना, तो डैना जो है पक्षियों में रहता है। ठीक है, पक्षियों में डैना रहता है, तो वो जो है हवा में उड़ती है, यानी पवन में उड़ता है। तो पवन का रिलेटेड जो होगा, पवन मतलब याद रखिएगा डैना यानी कि पंख। ठीक है, और इसी से हो गया आपका होगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पवनों का देश डेनमार्क, यानी यहाँ पर हवाएं जो है बहुत ज़्यादा चलता है। डेनमार्क में क्या होता है, हवाई जो हवा जो है बहुत तेजी मात्रा में मतलब एनी टाइम उपलब्ध रहता है, इसलिए इसको हम लोग पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है। यानी भारत का जो है, जैसे हवा से मतलब लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन बिजली, ये क्या बोलते हैं, वो तो पानी से हो गया। हवा से जो हम लोग को पवन ऊर्जा मिलता है, तो भारत का रैंक कितना है, मैंने सबसे ज़्यादा ये हवा से पवन ऊर्जा प्राप्त करता है, और भारत का स्थान कितने नंबर पर आता है। तो याद रखिएगा प से पवन और प से याद रखिएगा 5वां। ठीक है, भारत का जो है रैंक 5 नंबर पर आता है हवा के ऊर्जा के स्रोत में। ठीक है, यूज करने के फॉर्म में। 21 नंबर देखते हैं, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। वही बात है जो अभी ऊपर पढ़े हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम होना चाहिए, और इससे अधिक जितना भी हो आप लोग टरबाइन उससे चलेगा, पवन ऊर्जा प्राप्त होगा हम लोगों का। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनरेटर के लिए पवन फार्म की लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए। अगर हम लोग 1 मेगावाट का ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितना भूमि पर हम लोगों का पवन का जो है टरबाइन जो लगता है, ये लगा रहता है फैन टाइप का। ठीक है, तो कितना भूमि चाहिए जिससे हम लोग के जी 1 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो 2 हेक्टेयर याद रखिएगा। 1 मेगावाट अगर बिजली हम लोग का चाहिए, तो 2 मेगावाट हम लोग का जो है ये ज़मीन पर पवन फार्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सौर स्थिरांक। ठीक है, सौर स्थिरांक इसको हम लोग बोलते हैं। 24 नंबर देखते हैं, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो सौर ऊर्जा हम लोग देखे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सब रहता है, सबका लिंक रहता है, ये चमकता रहता है सब लोगों का वहाँ पर, तो याद रखिएगा उसमें जो है सिलिकॉन का यूज होता है। ठीक है, सिलिकॉन का सौर ऊर्जा में यूज होता है सौर सेल बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक
युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। यानी जो हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं पृथ्वी से ऊपर, मतलब दूसरे ग्रह के, जैसे उपग्रह छोड़ते हैं हम लोग पृथ्वी से दूर किसी मतलब ग्रह को पता लगाने के लिए, या फिर जो भी है, जैसे कैसे मंगलयान भेजा गया था। तो जो हम लोग उपग्रह भेजते हैं तो उपग्रह जो है किस मतलब वहाँ पर उसको ऊर्जा किससे मिलता है, ठीक है। तो भाई पृथ्वी से अगर बाहर गया तो वहाँ से भाई आप किसी प्रकार उसमें ऊर्जा और किसी तरह का ईंधन भी डालते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सौर सेल का उपयोग कर देते हैं, उसमें सौर सेल लगा देते हैं कि वो जहाँ भी जाएगा तो सूर्य के प्रकाश उस पर मिलेगा, तो वो हमेशा उसको जो है वो सक्रिय रहेगा, वो विद्युत ऊर्जा उसको मिलता रहेगा। तो जितना भी हम लोग पृथ्वी से उपग्रह भेजते हैं सब में सौर सेल लगा देते हैं कि उसका मशीन जो है हमेशा काम करता रहे, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, ठीक है। जो बांध पर ये जो है नदी का जो डैम बनाते हैं उसके नीचे जो पानी गिरता है वहाँ पर हम लोग जो टरबाइन लगाते हैं जिससे हम लोग पन बिजली प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो टरबाइन जो है ये क्या करता है, तो हम लोग को विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। किस में रूपांतरित करता है ये याद रखिएगा, जो है जल से जो क्या करेगा हम लोग विद्युत ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये बदलेगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये सब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखिएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय वो इम्पोर्टेंट है, परंपरागत गैर परंपरागत, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इस सब से क्वेश्चन उसी सेट से पूछेगा, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि ये पेट्रोलियम कोयला ये सब जो है आप लोगों का क्या है, आप लोगों का गैर परंपरागत, मतलब उसको याद करना है, जरूरी है आप लोगों को, वही पूछेगा। ऐसे देखते हैं 28 नंबर, भूमिकीय परिवर्तन के कारण भू प्रकृति के गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाता है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो इन क्षेत्रों को तप्त स्थल बोला जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी याद नहीं करना है। देखिए 29, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत। देखिए ये जो है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि सूर्य जो है और तारा विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब इन लोगों का सूर्य, इन लोगों से ऊर्जा जो है कैसे निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम इसमें जो है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों मिल करके नाभिकीय संलयन होता है, जिससे ऊर्जा मिलता है सूर्य को और तारों को, ठीक है। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, देखिए हाइड्रोजन है इसमें तो संलयन, जिसमें हाइड्रोजन मिलेगा आप लोगों का, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों जो है मिलकर संलयन का काम करता है, तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम संलयन, ठीक है, याद रखिएगा। 31, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो तारापुर जो है याद रखिएगा महाराष्ट्र में, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में। 32 नंबर, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो राणा प्रताप, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। 33 नंबर देखते हैं, कल्पक्कम, तो कल्पक्कम याद रखिएगा तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं 34 नंबर, काकरापारा, ठीक है, काकरापारा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो काकरापारा जो है विद्युत संयंत्र जो है आप लोग का गुजरात में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। कहना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कैगा, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, कैगा याद रखिएगा, कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, याद रखिएगा, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक में है। 36, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय मतलब वो हम लोग का फिर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा कहीं पर है नहीं है, पवन ऊर्जा कहीं पर नहीं है। देखिए जैव मात्रा ये जो है आगे चल के खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, दिया है आपका, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा पवन ऊर्जा करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। अब देखिए 38 नंबर, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कौन जो है वो अब वो खत्म हो सकता है, मतलब वो नहीं मिल सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर नवीकरणीय, यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वो नवीकरणीय, यहाँ पर देखिए नहीं लगा है, यानी कि
अनवीकरणीय नहीं है, मतलब क्या वो नवीकरणीय है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन मतलब हमको मिलेगा दोबारा, जो है बायोगैस, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम में खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, बायोगैस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पवन ऊर्जा हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत तो सूर्य है, मतलब सब चीज़ खत्म हो जाएगा, सूर्य से ऊर्जा हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। ग्रह में तो कोई ऊर्जा नहीं होता है, चंद्रमा भी तो सूर्य से ही वो ऊर्जा प्राप्त करता है, कोयला तो आगे जाकर खत्म हो जाएगा, सूर्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तो एलपीजी आप लोगों का प्राकृतिक गैस, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। जैसे कि देखिए कोयला से मतलब इससे भी प्रदूषण निकलता है, बहुत सी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लकड़ी से भी आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। प्राकृतिक गैस एक तरह से ये पर्यावरण के लिए ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम लोग टिक लगा सकते हैं। 41 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब जो है हमेशा मतलब वो मिलता रहेगा, ठीक है, हमेशा मिलता रहेगा, परंपरागत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जय मात्रा यानी बायोगैस, बायोमास, ये तो जो है नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है जय मात्रा, ये बायोगैस, बायोगैस की बात किया जा रहा है, ये जो है वायु जो है हम लोग का पवन वो मिलता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो है हम लोग का जो है फिजिक्स का जो है कंप्लीट लगभग हम लोग को लगता है 13 से 14 क्लासेज में पूरा क्लियर हो गया। 20-20 मिनट का क्लासेज होगा, सबको जरूर देखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल का भी पहले जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल बना चुके हैं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप लोगों का जरूरली आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, दोस्तों में अपना शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक जय हिंद।